जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। नमस्कार दोस्तों, आदाब। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से रफ़ी साहब की बात करेंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब की, जो हमारे लिए बहुत ही आदर रखते हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो इसलिए कि वो गायक थे, बेहतरीन इंसान थे, फरिश्ता सिफत, ये हम सब जानते हैं। रफ़ी साहब ही के कई गीत हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो ये वो कह गए थे, खुदा ने उनसे ये कहलवा दिया था कि आपको आपके जाने के बाद भी ये दुनिया याद रखेगी, ढूंढेगी। ये खुदाई देन होती है, कुदरतन होता है। इतने साल हो गए हैं उन्हें हमसे रुखसत हुए, और ना मालूम जब तक ये दुनिया रहेगी, मुझे तो ऐसा लगता है हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। उनके किस्से, उनकी हकीकत, उनकी बातें चलती रहेंगी, पीढ़ियां आती रहेंगी, पीढ़ियां जाती रहेंगी। हम आपसे रूबरू हैं, शायद उनका हम जिक्र कर रहे हैं तो कोई सुने हमें, कोई देखे बाद में भी, तो हमें भी कुछ दुआ मिल जाए। खैर दोस्तों, रफ़ी साहब का जब जिक्र आता है तो हम वाकिफ हैं गीतों से। तो खैर उनकी गीतों को तो हम तकरीबन उनके भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनकी नेकियां इतनी आ जाती हैं कि हम उनमें खो जाते हैं। गीत तो हैं ही, दुनिया जानती। वो बड़े गायक हैं कि बेहतरीन इंसान हैं, आला कद के, फरिश्ता सिफत। इस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन एक बात तय है कि वो बेहतरीन इंसान थे, जो उनकी गायकी में झलकता है। कई ऐसी फिल्में हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, जो फिल्में अच्छी थीं, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो वो और भी ज़्यादा मकबूल हो गई। मेरे महबूब, आरजू, लव इन टोक्यो, मेरे सनम। ये भी कहा जाता है कि 60s के और कई ऐसे एक्टर्स रहे जिन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो उनकी फिल्में चल गई। मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, ये आप पर छोड़ता हूं। एक फिल्म का आज जिक्र करूंगा जिसके लिए आज हाजिर हुआ हूं, जो फिल्म 10 साल तक लटकी रही, जिसके गीत बहुत पहले रिकॉर्ड हो गए थे, और जिस एक्टर के लिए रफ़ी साहब ने ये गीत गाए, उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को उतना नहीं लिया जितना दूसरे एक्टर्स ने लिया। कोई शर्त नहीं रखते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ होगी। मुकेश जी की आवाज़ को भी लिया, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ को भी लिया। ये फिल्म 67 में बनना शुरू हुई, 1967 में, और रिलीज हो पाई 1977 में। जी हाँ, 10 साल। 75 में कंप्लीट हो गई थी हालांकि, लेकिन 2 साल और लग गए। शूटिंग हुई, रुक गई, हुई, रुक गई। कौन सी वो फिल्म है, हो सकता है आप समझ रहा हूं, तो मैं आपको नाम बताता हूं उस फिल्म का। अमानत फिल्म है। मनोज कुमार साहब, साधना जी, बलराज साहनी साहब थे, महमूद जी। ये 67 में, 1967 से इसकी शुरुआत हुई, जब साधना जी थी, मनोज कुमार साहब थे, और शत्रुजीत पॉल ये फिल्म बना रहे थे। वैसे वो प्रोड्यूसर थे, बहू बेटी, और इस फिल्म को हालांकि उन्होंने डायरेक्ट किया था, अमानत को। उसके अलावा और भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, संग्राम वगैरह। प्रोड्यूसर वो रहे, बेसिकली वो प्रोड्यूसर थे। ये फिल्म लेकिन उन्होंने डायरेक्ट की। तो जब ये फिल्म बनाने का उन्होंने फैसला किया तो साधना जी टॉप पर थी, मनोज कुमार प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बन चुके थे। आपको मालूम है उस उपकार आ चुकी थी 67 में। फिर पूरब और पश्चिम और अगली फिल्मों की तैयारी कर रहे थे। अब जब ये फिल्म शुरू हुई तो गीत और संगीत ले लिया गया साहिल लुधियानवी और रवि साहब। इनकी जोड़ी हम जानते हैं, कई फिल्में हैं बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ भी और बाहर भी, जिनमें रफ़ी साहब ने खूब गीत गाए हैं। नीलकमल, काजल, बहू बेटी में भी यही लोग थे दोनों, साहिर और रवि। तो इस फिल्म में भी इनका गीत
और संगीत लिए गए और गाने पहले ही रिकॉर्ड हो गए। अगर आपने सुने होंगे, गाने सुने ही होंगे। दूर रह कर ना करो बात, करीब मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। तेरी जवानी तपता महीना, हर एक दिल में कोई अरमान है, अमानत। वो रफ़ी साहब की पुरानी आवाज़ उसमें आपको झलक उसमें नजर आएगी। वो बात की 70s की नहीं है, वो 60s की जो रफ़ी साहब की आवाज़ हुआ करती थी। तो गाने रिकॉर्ड हो जाते थे फिर बाद में, लेकिन शूटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई साहब? अब ये देखिए, इस फिल्म को 10 साल तक रफ़ी साहब ने संभाला अपनी आवाज़ के दम पर। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक तो साधना जी की तबीयत खराब हो गई, थायराइड हो गया, आंखों की शिकायत, गले की शिकायत, बीच में शूटिंग रुक गई, वो इलाज कराने के लिए गई, फिर वापस आई। और भी उनकी फिल्में थी जो आनी थी, इश्क पर जोर नहीं, इंतकाम, और उनकी खुद की फिल्म जो बना रही थी वो। तो वो आती जाती और भी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, तो वहां भी टाइम देना पड़ता था, सच्चाई जैसी फिल्म। तो ये फिल्म रुकती गई। फिर मनोज कुमार साहब बिजी हो गए पूरब और पश्चिम में, फिर उनकी बात की और भी फिल्म आ रही थी, शोर, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए थे तो काम बढ़ गया था उनका, और दूसरी फिल्में तो कर ही रहे थे, इस फिल्म को टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि बलराज साहनी साहब के पूरे शॉट ले लिए गए थे, क्योंकि 1973 में बलराज साहनी साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आखिर में वो आपको दिखेंगे। तो उनकी शूटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन साधना जी और मनोज कुमार साहब डेट्स नहीं दे पा रहे थे, बड़े एक्टर्स थे। इस चक्कर में फिल्म रुक रही थी। और जो फिल्म देखने से लगता है, अगर आप वो गाना देखें, दूर रहकर न करो बात, उसमें मनोज कुमार और साधना जी जो वैसे ही लग रहे थे जैसे 60s में लगते थे, लेकिन मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, और वो साइकिल वाला जो गीत है, तेरी जवानी तब तक, इसमें ऐसा लग रहा है कि एज लग रही है उनकी, क्योंकि मैंने आपको बताया शूटिंग डिले हो रही थी, प्रोड्यूसर परेशान थे, डायरेक्टर, लेकिन हीरो हीरोइनों को तो वो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, प्रोड्यूसर का ही पैसा लगा होता है। इस फिल्म को अगर किसी ने बचाया, एक तो साहिर साहब के गीत, रवि साहब का संगीत और रफी साहब की आवाज ने दोस्तों, सारे ही गीत। और यहां आपको मैंने पहले ही बताया कि मनोज कुमार साहब मुकेश जी की आवाज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, महेंद्र कपूर साहब की, चाहे उपकार देखें आप, और भी कोई भी फिल्में हो, वो मुकेश जी, पूरब और पश्चिम में, पत्थर के सनम तुझे हमने, पत्थर के सनम में जरूर रफी साहब ने गाया था, लेकिन मनोज कुमार साहब नहीं गाते थे, चाहते थे, क्योंकि रफी साहब ने गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कहने पर वो गीत सुपर डुपर हिट हुआ। लेकिन यहां पर लेट 70s में जो फिल्म रिलीज हुई मनोज कुमार साहब की, उसमें एक बार फिर से रफी साहब की आवाज ने अपना दम दिखाया। आवाज पुरानी ही थी 60s की, तो इस फिल्म को 10 साल तक रफी साहब की आवाज ने संभाला, क्योंकि रिकॉर्ड्स इसके मार्केट में आ गए थे, पहले ही से इसके गीत मशहूर हो चुके थे, फिल्म तो बहुत बाद में आई, लोगों ने गीतों को पहले ही पसंद कर लिया था, और गीत हैं भी, सारे ही गीत बहुत अच्छे हैं, सोलो हैं रफी साहब के 3 गीत, तो जिसमें मेरा फेवरेट और सबकी जुबान पे एक गीत है, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, रफी साहब के माइलस्टोन गीतों में इसका शुमार होता है। अब ये फिल्म 75 तक कंप्लीट हो गई, लेकिन रिलीज 77 में हुई। तब तक दौर बदल गया था, अमिताभ बच्चन आ गए थे, राजेश खन्ना का भी दौर खत्म हो रहा था, एंग्री यंग मैन और हर तरह की फिल्में आ रही थी, लड़ाई झगड़ा इनमें होता था। तब ये फिल्म चली थोड़ी बहुत, क्योंकि रुकी हुई फिल्में तो ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन जितनी भी ये चली और इस फिल्म की इज्जत बचाई, वो सिर्फ रफी साहब की आवाज ने दोस्तों। हाँ, एक बात और याद आ गई, इसका टाइटल सॉन्ग भी है, हर एक दिल में कोई अमानत, जो रफी साहब की आवाज पूरी फिल्म में गूंजता है, तो वो भी बड़ा माइलस्टोन सॉन्ग है, तो रफी साहब की आवाज में तो 4 गाने हो गए। उसी गाने से फिल्म की शुरुआत होती है, पूरा शिमला का मंजर दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म खाली अमानत की बात नहीं है, जो रफी साहब की वजह से फिल्म को कामयाबी मिली जितनी मिली, और गीत और संगीत आज भी अमर है, आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं। ये खाली अमानत के बारे में नहीं है, वो तो हम एक फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो हमने अमानत का जिक्र आपसे किया। मैंने आपको बताया ना कि कई ऐसी फिल्में हैं जो फ्लॉप हुई तो भी रफी साहब के गीत चले, 100 बार जन्म लेंगे, उस्तादों के उस्ताद कौन भूल सकता है। और कुछ फिल्में जो सुपर डुपर हिट हुई, अगर आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे शायद फिल्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके गानों की वजह से एक्टर्स बन गए, फिल्में चल गई। तो मोहम्मद रफी साहब खाली सिंगर नहीं थे,
आला किस्म के इंसान तो थे ही, लेकिन खाली सिंगर नहीं थे, वो बहुत कुछ थे। पूरी फिल्म को संभाल लेते थे। जैसे कि नौशाद साहब खाली संगीतकार नहीं थे, फिल्म की कहानी को भी समझते थे। बेजू बावरा में बहुत बड़ा हाथ है नौशाद साहब का, उसकी कामयाबी में। पाल की फिल्म की तो स्टोरी उनकी थी। इसी तरह से रफ़ी साहब के गीत, संगीत देखिए किसी का भी हो, क्योंकि रफ़ी साहब के तो हर संगीतकार के साथ गाने सुपर हिट हैं, हर गीतकार के साथ गाने मकबूल हुए। तो एक चीज़ को मैंने रफ़ी साहब की आवाज़, और उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए कई फिल्मों को सजाया और संवारा। ये जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया कि महज हम रफ़ी साहब को ये ना समझें कि वो प्लेबैक सिंगर थे। वो मुकम्मल शख्सियत थे और फिल्मों की कामयाबी की गारंटी हुआ करते थे। और 1980 में चले गए, गाने तो उनके आज भी प्ले होते हैं, हर तरफ रेडियो हो, कहीं भी हम सुनते हैं। ऑर्केस्ट्रा में लोग उनके गाने गाकर अपने घर चलाते हैं, चैनल्स लोगों के चल रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि रफ़ी साहब का कद क्या होगा। हम नहीं लगा सकते अंदाजा, हम कितने ही प्रोग्राम कर लें, लेकिन रफ़ी साहब की परछाई को भी छू नहीं सकते दोस्तों। तो ऐसी मैंने आपसे ये बात की फिल्म अमानत को लेकर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी कौन सी फिल्में हैं, कौन से गीत हैं जो आपकी यादें हों रफ़ी साहब के साथ जुड़ी हुई। रफ़ी साहब को याद करने का कोई एक दिन नहीं होता, रोज ही उनकी याद का दिन है। लेकिन आप हमें कमेंट्स करके बताइए, आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ होगा, आपको कुछ लगता होगा कि ये गीत ऐसा है, ये फिल्म ऐसी है, कभी किसी की मुलाकात हुई हो रफ़ी साहब से, कहीं कुछ सुना हो, तो हमें कमेंट्स करके बताइए। हम उस पर प्रोग्राम जरूर बनाएंगे दोस्तों। और रफ़ी साहब की बातें कभी खत्म हो नहीं सकती, इसलिए ये तो नहीं कहूंगा कि इस कार्यक्रम को खत्म करता हूं, संपन्न करता हूं। फिर मिलूंगा रफ़ी साहब का कोई और किस्सा, कोई और हकीकत, कोई और कहानी लेकर, कोई फसाना लेकर, यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर और सफर ही मंजिल है।